विगत 25 वर्षों से काम कर रहा हूँ। दायित्व मिलने में मुझे देरी हुई, इसका मुझे मलाल रहा। जमीनी स्तर से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी के द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है, ऐसा सत्यम भारतीय ने भी कहा है। मात्र 13 साल थे, मुझे नगर संयोजक क्या है मुझे नहीं पता था। लेकिन अयोध्या आंदोलन में विनय कटियार जी की जो रैली थी 91 में कटिहार में, हम लोग राम जन्मभूमि के आंदोलन में गए थे। 13 साल की उम्र में, बाल श्रम सेवक था। आपने बताया कि 13 साल की उम्र में आप से राम जन्मभूमि आंदोलन में गए हुए थे। जो बालक 13 साल की उम्र में राम जन्मभूमि में शामिल होता है, आंदोलन में शामिल होता है, लगातार आरएसएस के साथ जुड़ रहा है, लगातार जमीनी स्तर पे कार्य कर रहा है, उसको टिकट नहीं देना कहीं ना कहीं ये भाजपा द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है। वैसे कार्यकर्ताओं को, कर्मठ कार्यकर्ताओं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नहीं लगा कि ये चुनाव जीत सकता है, तो जो जीतने वाले हैं, पार्टी को लगता है कि आप अगर आपको टिकट दिया जाए तो आप हार जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहे हैं कि जिताऊ उम्मीदवार को पार्टी टिकट देती है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आप भी मानते हैं कि आपको टिकट दिया जाता है, आप हार जाएंगे। सवाल है, जैसे आपने कहा कि हम जिस समाज से आते हैं, वैश्य समाज से, वो बंधे हुए भाजपा मानते हैं कि ये कहीं नहीं जाएंगे, बाकी समाज को एडजस्ट करना है। तो कहीं ऐसा नहीं कि वैश्य समाज का सिर्फ टिकट लेने के लिए रखा गया है कि वैश्य समाज कहीं जाने वाला नहीं है, इसको टिकट मत दो, दूसरे को एडजस्ट करो। ये समाज ही खुद धर्मनिष्ठ और राष्ट्रनिष्ठ है, इसलिए ये हमेशा बाकी समाज धर्मनिष्ठ नहीं है, राष्ट्रहित नहीं है। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर, तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान के आज भाजपा के ऐसे आपको जमीनी स्तर के नेता से मिलवाने जा रहे हैं जो लगातार जमीनी स्तर पर रहकर भाजपा के तमाम जो वरीय नेता हैं उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पार्टी की सेवा भावना करते हैं। हमारे साथ देवेंद्र गुप्ता जी हैं और इनसे बात करेंगे। और चर्चा भी है कि देवेंद्र गुप्ता जी को भी सिवान सदर विधानसभा से भावी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सत्यम भारतीय जो दिवंगत श्रीकांत भारती के पुत्र हैं, उन्होंने भी बिहार न्यूज एक्सप्रेस से इंटरव्यू में कहा था कि देवेंद्र गुप्ता को भी टिकट मिलना चाहिए, उनको क्यों नहीं मिल रहा है, उनकी भी अपेक्षा की जा रही है। तो इस सारे तमाम मुद्दों पर देवेंद्र गुप्ता जी से बात करेंगे। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज में स्वागत है। आपका भी अभिनंदन है, आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। जमीनी स्तर से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी के द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है, ऐसा सत्यम भारतीय ने भी कहा है। देखिए, सत्यम भारतीय हम सबके प्रिय छोटे भाई जैसे हैं, बच्चे की तरह है अभी। हाँ ठीक है, राजनीतिक में उनकी अपनी पकड़ है, समझ है। उन किन संदर्भों में कहा है, राजनीति में हर किसी का एक उम्र होता है। कोई 70 साल में विधायक बनता है और कोई 25 साल में बन जाता। अपना अपना भाग्य लेके आदमी आता है, काम सबको ही करता है, लेकिन दृष्टि भाग्य एक साथ सबके साथ नहीं होता। तो सत्यम भारतीय जी ने जिन संदर्भों में कहा था मैं नहीं समझ सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं विगत 25 वर्षों से काम कर रहा हूँ। दायित्व मिलने में मुझे देरी हुई, इसका मुझे मलाल रहा, क्योंकि सीधे डायरेक्ट रूप से मुझे दायित्व नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद मैं नगर का महामंत्री जब था युवा मोर्चा में, उसके बाद भी मैं जिला में घूम के काम करता था। तो पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में युवा मोर्चा की जिम्मेवारी दी, बखूबी उसको निर्वहन किया। लेकिन उसके बाद कोई डायरेक्ट रूप से दायित्व न मिलना कष्ट का विषय रहा। लेकिन मैं निराश नहीं था, मैं लगातार काम करता था। कभी हथुआ विधानसभा का समन्वयक रहा, कभी शिवहर चुनाव में जाके मैं प्रभारी रहा लोकसभा में 2009 में। देवेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि 25 वर्षों से आप भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि भाजपा के द्वारा ऐसे कर्मठ लोगों को टिकट देना चाहिए जो लगातार सेवा कर रहे हैं, और आपको भी विधानसभा का प्रत्याशी बनाना चाहिए? देखिए, मैं बता रहा हूँ 91 की बात है, जब मैं जिला के बजरंग दल का जिला संयोजक श्री मनोज शाह हुआ करते थे, और मैं नगर संयोजक था 91 में। मेरी आयु उस समय मात्र 13 साल थी। मुझे नगर संयोजक क्या है मुझे नहीं पता था।
लेकिन अयोध्या आंदोलन में विनय कटियार जी की जो रैली थी 91 में कटिहार में, हम लोग राम जन्मभूमि के आंदोलन में गए थे 13 साल की उम्र में, बाल श्रम सेवक था। लेकिन मैंने पुनः आपसे पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि एक उम्र है, एक आयु, सबका भाग्य है। भाग्य किसके हाथ में है, किसके रेखा में राजयोग लिखा है, ये मैं नहीं जानता। जैसे आपने बताया कि 13 साल की उम्र में आप से राम जन्मभूमि आंदोलन में गए हुए थे। जो बालक 13 साल की उम्र में राम जन्मभूमि में शामिल होता है, आंदोलन में शामिल होता है, लगातार आरएसएस के साथ जुड़ रहा है, लगातार जमीनी स्तर पे कार्य कर रहा है, उसको टिकट नहीं देना कहीं ना कहीं ये भाजपा द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है वैसे कार्यकर्ताओं को, कर्मठ कार्यकर्ताओं? नहीं, मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने जिताऊ उम्मीदवारों पर विचार करती है। यानी आप जिताऊ नहीं है? उनको नहीं लगता होगा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नहीं लगा कि ये चुनाव जीत सकता है, तो जो जीतने वाले हैं। जब पार्टी को लगता है कि आप अगर आपको टिकट दिया जाए तो आप हार जाएंगे? नहीं, मैं ये नहीं आप कह रहे हैं कि जिताऊ उम्मीदवार को पार्टी टिकट देती है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आप भी मानते हैं कि आपको टिकट दिया जाए तो आप हार जाएंगे? आप मेरे सवालों को, मेरे बातों को घुमा के पेश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हम जिस समाज से आते हैं, हम लोग वैश्य समाज से आते हैं, एक हिंदुत्व विचारधारा है, वो जानते हैं कि बंधे हुए कार्यकर्ता है, बंधा हुआ समाज है, ये कहीं जाएगा नहीं। और लोगों की एडजस्ट करना होता है, सामाजिक समीकरण बनाना होता है कि हम इस जाति को यहां लड़ाएंगे, उस जाति को वहां लड़ाएंगे। तो ये सब समीकरण पार्टियां सोचती हैं, केवल मेरे ऊपर विचार नहीं होता। हम जब बैठते हैं पार्टी का बिहार स्तर पर सोचते हैं कि सारण में यहां लड़ाना, तो जीरादेवी में किसको लड़ाना, तो रघुनाथपुर में किसको लड़ाना, गोपालगंज के कुचायकोट में किसको। पार्टी बहुत व्यापक विचार करती है, तब जाके पार्टी सोचती है कि ये कार्यकर्ता धैर्य पूर्वक रहेगा। इसके बाद में देखिए, अब मैं बता रहा हूं उदाहरण के स्वरूप में, आप देखिए हमारे अभिभावक प्रमील कुमार गोप जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के 40 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। आज उनको पीपी बना के सम्मानित करने का काम किया पार्टी। लॉलीपॉप कोई ऐसा तो नहीं लॉलीपॉप दिया, क्योंकि वो भी विधानसभा के दावेदार है। नहीं, मैं बता रहा हूं, स्वर्गीय राजदेव बाबू भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक जिला अध्यक्ष रहे, कई बार चुनाव लड़े, नहीं जीत पाए। अच्छा, आपने एक सवाल है, आपने कहा कि राजदेव बाबू को मंत्री जैसा पद कुलपति बनाया। एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि हम जिस समाज से आते हैं, वैश्य समाज से, वो बंधे हुए भाजपा मानते हैं कि ये कहीं नहीं जाएंगे, बाकी समाज को एडजस्ट करना है। तो कहीं ऐसा नहीं कि वैश्य समाज का सिर्फ टिकट लेने के लिए रखा गया है कि वैश्य समाज कहीं जाने वाला नहीं है, इसको टिकट मत दो, दूसरे को एडजस्ट करो? आपके कथनानुसार तो यही बात मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी समाज हित, देश हित, राष्ट्र हित और धर्म हित की बात करती है, और वैश्य समाज भी धर्मनिष्ठ है, राष्ट्र हित है, इन तमाम विषयों पे अपना वो समर्थन देता है। इसलिए ये विचारधाराओं से जुड़ा हुआ ये समाज है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। वो पार्टियां नहीं सोचती, ये समाज ही खुद धर्मनिष्ठ और राष्ट्रहित है। इसलिए ये हमेशा बाकी समाज धर्मनिष्ठ नहीं है, राष्ट्रहित नहीं है। आप ऐसा सवाल हमसे नहीं करें। मैं जो कह रहा हूं, आप सर्वे करें कि सबसे सर्वाधिक वोट किस समाज को भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आप इसका सर्वे करें और पाएंगे कि सबसे ज्यादा वोट वैश्य समाज का भारतीय जनता पार्टी को। भाजपा में शुद्धिकरण की जरूरत है, जैसे आपने कहा कि हमारे छोटे प्रिय भाई सत्यम भारती, उन्होंने कहा कि शुद्धिकरण की भाजपा में जरूरत है। कितना मानते हैं उनके बयान को सही? अब वो किनको कहना चाह रहे हैं, आप इंटरव्यू ले रहे थे और बार बार आप कहना चाह रहे थे, आप नाम को खुलासा करिए। मैं भी आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि ये बातें मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं, आप पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ अपनी बात को रखें। घर का मालिक पार्टी का नेता है, आप उनके सामने इन बातों को रखें कि मेरे साथ फलना लोग हमसे चीट कर रहे हैं, फलना लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, फलना लोग मेरा नुकसान चाह रहे हैं। आप मीडिया में आके और मीडिया में बोल के इंसाफ नहीं पा सकते। एक सवाल है, श्रीकांत भारतीय बीजेपी के जो सांसद हैं ओम प्रकाश यादव, उनके प्रवक्ता थे, उनकी हत्या हो जाती है, और सत्यम भारती ने ऐसा आरोप लगाया है कि तत्कालीन विधायक व्यासदेव प्रसाद के पास भाजपा का एक बड़ा नेता जाता है और इनकी श्रीकांत भारती की हत्या में शामिल एक व्यक्ति को बचाने की अपील करता है। क्या इस मामले का खुलासा होना चाहिए कि आखिर वो कौन बीजेपी का नेता है जो अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या में रहने वाले आरोपी की पैरवी करता है? क्या इसका खुलासा होना चाहिए? पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बड़े भाई श्रीकांत भारतीय जी, जिनके सानिध्य में
वो मेरे घर पे भी, जब वो शिवसेना का काम करते थे 92 या 93 का समय है, उस समय हम लोग बैठक किया करते थे स्वर्गीय मक्खन जी के घर, मेरे घर, प्रोफेसर मनोरंजन जी के घर। वो तमाम जगहों पे शिवसेना के साथ हम लोगों ने काम उनके साथ, उनके सानिध्य में किया है। अब बात आती है कि खुलासा होना चाहिए कि आखिर वो व्यक्ति है कौन। तो मैं ये बात तो दो ही लोग बता सकते हैं, एक श्रीकांत भारती जी के सुपुत्र सत्यम बता सकते हैं, और सिवान के माननीय पूर्व विधायक जिनका वो नाम ले रहे हैं, मैं नहीं जानता कि कब की बात है, लेकिन वो जिनका नाम ले रहे हैं वो बता सकते हैं कि वो कौन व्यक्ति है। लेकिन मेरा फिर कहना है कि आप इन नामों को अपने पार्टी के शीर्ष नेता, अभिभावक, पार्टी का जो शीर्ष नेता है, आपका अभिभावक भी है, आप वहां रखें, आपको ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा इंसाफ मिलने की उम्मीद है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हर जगह कर रहे हैं पीएम मोदी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ये देश हित का मामला था, सेना ने लड़ाई लड़ी, न कि नरेंद्र मोदी ने लड़ाई लड़ी। तो फिर ये ऑपरेशन सिंदूर को वोट बैंक के लिए भुनाना कहां तक सही है, ये विपक्ष का आरोप है। विपक्ष को ये पता होना चाहिए कि लड़ाई पूरी टीम लड़ती है, और जब हारता और जीतता है तो ताली कैप्टन को मिलता है तो गाली भी कैप्टन को मिलती है। जब विफलता हुई, हमला हुआ, तो नरेंद्र मोदी को यही विपक्ष के लोग घेर रहा था कि आखिर मोदी जी चुप क्यों हैं, हमला क्यों नहीं करते। और आप देखेंगे 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा 2-4 घंटा के अंदर पाकिस्तान घुटने को बल आ गया और पूरी दुनिया में त्राहिमाम हो गया कि हमको बचाओ, हमको बचाओ, हम मर गए, हम फंस गए। और इन स्थितियों में पूरे दुनिया के बात से मोदी जी प्रभावित होकर चलो भाई इंसानियत का एक नाता है, और उन्होंने सीजफायर का ऐलान किया। अब आप पूछ रहे थे सिंदूर का बहाना, तो मैं उस पे आएंगे, लेकिन पहला सवाल ये है कि जैसे सीजफायर आपने कहा, तो देश में ये भी चर्चा है, लोगों में आक्रोश है कि पाकिस्तान को जीतने का अच्छा मौका था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दबाव में झुक गए और सीजफायर कर दिया। ये विपक्ष का भी आरोप है। देश में भी तमाम जो सोशल मीडिया पे लोग जुड़े हुए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक है, उन लोगों में भी ये आक्रोश देखा गया कि अमेरिका के दबाव में भारत ने सीजफायर किया। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दबाव में आने वाले हैं? इनके गुरु अटल बिहारी वाजपेयी जब परमाणु परीक्षण किए, जब कारगिल का युद्ध किए, तो कई प्रकार की बंदिशें अमेरिका ने लगाना शुरू किया था। उन्होंने कहा न झुकूंगा न डरूंगा, और मोदी जी उनसे आगे बढ़ के दुनिया के किसी देश के साथ ये झुक नहीं सकते, रुक नहीं सकते, अपनी पूरी कार्रवाई को उन्होंने किया। लेकिन जब पाकिस्तान त्राहिमाम कर लिया और उसका सेना का अध्यक्ष, भारत के सेना के अध्यक्ष से बात किया कि हम माफी चाहते हैं, तब जाके, ये बात मैं नहीं कह रहा, सेना अध्यक्ष कह रहे हैं, भारत के, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने तो ये भी कहा कि हमारे 5 विमान नष्ट हो गए हैं, जबकि जो आपकी सरकार है उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं कहा। सीडीएस जो है उन्होंने आप सवालों को देखेंगे पूरे दुनिया में घूम के, कांग्रेस के लोग, शशि थरूर, असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग ऑपरेशन सिंदूर की कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। आप उसको भी देखना चाहिए आपको कि किस विपक्ष की बात कर रहा हूँ। विपक्ष तो अनर्गल बयान, अनर्गल आरोप। ये कहाँ तक सही है कि पहले कहा जाता था कि हमारे रगों में खून दौड़ रहा है, अब हमारे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है? उन्होंने ये नहीं कहा कि खून के बदले सिंदूर दौड़ रहा है, उन्होंने कहा गरम सिंदूर दौड़ रहा है। तो आप सिंदूर को, गरम खून तो सुना है, सिंदूर क्या, ये ऑपरेशन सिंदूर को नहीं बुलाया जा रहा है। आप सिंदूर को केवल एक टीका के रूप में नहीं देखे, सिंदूर जो है शौर्य का विषय है, सिंदूर गर्व का विषय है। और इस प्रकार से जब भारत की महिलाओं की भावना सिंदूर से होता है कि सिंदूर का लाज रखना, सिंदूर की मर्यादा रखना, तब उन्होंने कहा था सिंदूर दौड़ रहा, यानी भारत की गौरव और शक्ति उनके अंदर दौड़ रहा है, गौरवशाली इतिहास और शक्तिशाली इतिहास उनके अंदर दौड़ रहा है। ये उनका संदर्भ है प्रधानमंत्री मोदी जी का। आप संदर्भों को समझे कि किस विषय में उन्होंने कहा था। तो ये हमारे साथ भाजपा नेता देवेंद्र गुप्ता जी थे, जिनकी बातों को आपने सुना। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।